पीटर हेगसेथ, रक्षा मंत्री जो है, हाँ, वॉर सेक्रेटरी, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, आर्मी में रहने वाला, पत्रकार रहे हो आप फॉक्स न्यूज में प्रेजेंटर रहे, आप राइटर रहे, आप फौज में रहे, आपको अवार्ड मिला है, आपने एनजीओ खोला, एनजीओ के पैसा गबन करके शराब पी गए। वो एक ऐसा आइलैंड है जहां पर ईरान का एक तरह से कहें कि खजाना रखा हुआ है। 1930 से ट्रंप के जहन में ये ईरान है और यही ईरान का तेल एम्पायर है। 1988 में द गार्जियन को एक इंटरव्यू दिया था, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। उसमें हंसते हंसते उन्होंने कहा था कि क्यों ना हो ये कुछ तेल के कुएं अगर हम भी कब्जा कर ले तो ये रोज रोज की जो मारा मारी है इससे बचा जा सकता है। खुमैनी वहां पर सुप्रीम लीडर के तौर पर आए तो वो एक अमेरिका पर करारा तमाचा था। ट्रंप ने अमेरिका के 3 बड़े अखबारों को $94.801 के विज्ञापन दिए थे और उन विज्ञापनों में क्या था, आप अमेरिकियों जवाब दो, आपके राष्ट्रपति जो हैं, आपके देश की सेना की हिफाजत किसको करनी चाहिए, वो दूसरे देशों को जहाज को निकलवा रहा है हॉर्मुज से। आज ये अब्बास अरागची ने कहा है कि हमें बातचीत के लिए गारंटी चाहिए। बातचीत होगी कि नहीं होगी, सीज़फायर होगा कि नहीं होगा? सीज़फायर जल्दी नहीं होगा। अब और उसको कैसे विश्वास दिलाओगे आप? 3 बार आप उसके ऊपर हमला कर चुके हो। मजाक तो ये कर रहे हैं सर ट्रंप दुनिया के साथ में। अमेरिका के साथ ना तो कोई सीज़फायर हुआ है, ना ही कोई युद्ध विराम को लेकर, शांति को लेकर बातचीत चल रही है। ये दो टूक कहा गया है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से, तो क्या ट्रंप की तरफ से, जो लगातार और बार बार कहा जा रहा है कि ईरान बेताब हो रहा है। कल ही ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान बेताब है, बेचैन है, डील करना चाहता है, सीज़फायर करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। दूसरी तरफ अरागची ने यह भी साफ कर दिया, विनीत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो विनीत, इधर ट्रंप ने भी यह कहा है कि भाई हम बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन ईरान बहुत ज्यादा बेताब है। ईरान ने कह दिया है कि उल्टा अमेरिका अपने दोस्तों के साथ, नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान हो या ये तुर्की हो, उनके साथ हमें ऑफर कर रहा है। मतलब अमेरिका खुद आना चाह रहा है बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर हम यही जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई सीज़फायर होगा भी कि नहीं होगा, बातचीत होगी भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ अपनी बातों पर अड़े हुए। सर ये जो स्थितियां अभी तक जो समझ में आ रही, जो एनालिसिस या जो भी सोर्सेज कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनके बीच में सीज़फायर अभी बिल्कुल नहीं हुआ। रही बातचीत की बात, तो बातचीत की चैनल हो रहा है, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली है। मीडिएटरशिप में बातचीत हो रही, दोनों के बीच में अब तक कोई बातचीत डायरेक्टली नहीं हो रही है। तो मीडिएटर का काम पाकिस्तान जो है बखूबी निभा रहा है। पत्रों को इधर से वाला जो पत्र देखता है उसको वो पाकिस्तान लेता है, उधर पकड़ा देता है, वहां वाला जो पकड़ता है फिर उसको, इस तरह से इन लोगों के बीच बातचीत चल रही है। नेतन्याहू तमाशा देख रहे हैं। नेतन्याहू इस समय पूरी पिक्चर को मोसाद के कैमरे से देख रहे हैं। सिर्फ देख नहीं रहे हैं, यहां पर वो ये घबराए हुए भी हैं और ऐसा लग रहा है कि इजराइल बातचीत नहीं चाहता है कि हो पाए, और इसी वजह से नेतन्याहू नाराज दिख रहे हैं। और आप देखिए, सोमवार के दिन 23 मार्च को, विनीत 23 मार्च को ये ऐलान किया गया था ट्रंप की तरफ से कि भाई 5 दिन तक हम जो पावर प्लांट्स हैं ईरान के, उन पर हमला नहीं करेंगे। अगले ही दिन इजराइल की तरफ से हमला किया गया ईरान के ठिकानों पर, और फिर ईरान ने भी बदले में न सिर्फ इजराइल पर हमला किया बल्कि जो और खाड़ी के देश हैं उन पर हमला किया। अमेरिका हालांकि बीच में शांत दिखाई दे रहा है, खार द्वीप पर कब्जा करने की बात आ रही है कि पॉज देने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर यह कि बातचीत होगी कि नहीं होगी, सीज़फायर होगा कि नहीं होगा, या फिर एक ब्रेक के बाद और बड़ी ये जंग। सर ये अविश्वास के दोनों देशों के बीच भारी अविश्वास है। देखिए होता क्या है कि जब ईरान बातचीत की टेबल पर था, 26 फरवरी तक बातचीत अच्छी चल रही थी। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ईरान के साथ हमारी जो न्यूक्लियर को डील को लेकर बात हो रही है या मिसाइल्स प्रोग्राम को लेकर जो बातचीत हो रही है बहुत पॉजिटिव है। और उसके अगले दिन उन्होंने अटैक कर दिया उनके ऊपर। ये उनको पता भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि बातचीत की वजह ऐसा पीठ में जो छुरा घोंपने वाला काम बोला जाता है, जो मुहावरा है कि आपने पीठ में वार किया, तो आपने ये अमेरिका ने इस बार ईरान के पीठ में वार किया था। इससे पहले आ जाइए 12 दिन का जब युद्ध हुआ था, वो भी बातचीत चल रही थी। यानी इन्होंने इसीलिए अब बातचीत जो की जा रही है ये भी स्ट्रेटेजी लिया है। देखिए अब आप एक उदाहरण देखिए, जापान से त्रिपोली आ रहा है। त्रिपोली कल आई थिंक कल शाम को पहुंचा जहाज, हाँ युद्धपोत है, ठीक है। जब एक उनका जो एक वारशिप है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो कि जिसको आने पे 5 दिन का समय लगना था,
अब इन्होंने 5 दिन के समय लगना था उसको मिडिल ईस्ट तक पहुंचने में, और इन्होंने 5 दिन के लिए टाइम मांगा। ये सिर्फ टाइम टेकिंग गेम था। इसको ईरान बहुत बखूबी समझता था कि ये जो कर रहा है 5 दिन, इसको क्या चाहिए, ये क्यों अपने। तो और आपका कहने का मतलब यह है कि जो 5 दिन का ब्रेक दिया है कि खार्ग में वो ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका कर सकता है, क्योंकि बार बार यही आ रही है कि अपने सबसे घातक मैरीन कमांडोज वहां उन्होंने हॉर्मुज के आसपास पहुंचा दिया और फिर वहीं पर खार्ग पर वो कब्जा करेंगे। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की फिर से यही उनकी पॉलिसी है, यही इनकी पॉलिसी है सर। मैं एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट पढ़ रहा था और वो रिपोर्ट भी मैंने देखी है कि ये 1930 की बात है सर। ट्रम्प का सपना, जब ये एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, तब इन्होंने जब राष्ट्रपति बनने का ख्वाब भी नहीं देखा था, उस वक्त से इनके आंख में ईरान खटकता रहा है। ये मैंने जो चीज पढ़ी, और उन्होंने जो 1987 में सर ट्रम्प ने अमेरिका के 3 बड़े अखबारों को $94.801 के विज्ञापन दिए थे। और उन विज्ञापनों में क्या था? उन विज्ञापनों में यही लिखा गया था कि आप इराक और ईरान के बीच में युद्ध छेड़ाए और आप जो है हॉर्मुज की रक्षा कर रहे हो। तो क्या अमेरिकी फौज हॉर्मुज की रक्षा करने के लिए बनी है? आप अमेरिकियों जवाब दो, ट्रम्प, आप अमेरिकियों जवाब दो। आपके राष्ट्रपति जो हैं, आपके देश की सेना की हिफाजत किसको करनी चाहिए? वो दूसरे देशों को जहाज को निकलवा रहा है हॉर्मुज से। तो उन्होंने ये विज्ञापन दिखाया पूरे अखबारों को कि भैया ये जो अमेरिकी फौज है, या तो इस हॉर्मुज स्टेट से जो शिप निकल रहे हैं इनके बदले में कुछ पैसा मिले, तेल मिले, कुछ मिले। तो आप देखिए सर 1930 से ट्रम्प के जहन में ये ईरान है और यही ईरान का तेल एम्पायर है। उन्होंने हंसते हंसते एक बात और कही थी, मैं बता दूं, वो भी उसका भी शायद 1988 में द गार्जियन को एक इंटरव्यू दिया था, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। उसमें हंसते हंसते उन्होंने कहा था कि क्यों ना हो ये कुछ तेल के कुएं अगर हम भी कब्जा कर ले तो ये रोज रोज की जो मारा मारी है इससे बचा जा सकता है। तो आप सोच रहे कितने साल पुराना जो उनका एक शिगुफा था, वो अब जो है वो अमल कर रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि भाई खार्ग द्वीप, खार्ग आइलैंड, वो एक ऐसा आइलैंड है जहां पर ईरान का एक तरह से कहें कि खजाना रखा हुआ है, जहां पर ईरान की तिजोरी है। 90% ईरान का जो क्रूड ऑयल है, गैस है, वो वहीं के से ही निकलता है। वो वहीं पर ही एक तरह से कहें कि उसका सारा का सारा प्रोडक्शन होता है, रिफाइन होता है, और वहीं से ही वो आगे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है पानी के जहाजों के जरिए। और अब चूंकि आपने हल्का सा इतिहास की बात कही है, सिर्फ ट्रम्प की ही नीति नहीं रही है, इसको हम जरा संक्षेप में अगर समझने की कोशिश करें। 79 में जब ईरान में क्रांति आई थी विनीत, 79 से पहले रेजा पहलवी के पिता शासक हुआ करते, राजा हुआ करते थे। और ये ठीक ये कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वहां अमेरिका ने ही उनको राजा के तौर पर वहां पर बैठाया हुआ था। और 79 में जब ईरान की जनता खड़ी हुई, वहां पर एक तरह से कहें कि ईरान में क्रांति आई और अली खुमैनी वहां पर सुप्रीम लीडर के तौर पर आए, तो वो एक अमेरिका पर करारा तमाचा था। और अमेरिका ये कहें कि उस हार का बदला लेना चाहता था। इसी वजह से 79 के बाद तुरंत 80 से लेकर 88 तक 8 सालों तक इराक और ईरान के बीच में युद्ध हुआ। और इस दौरान इराक को लगातार सपोर्ट किया था, अमेरिका ने इराक को सपोर्ट किया था। और उस टाइम सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, यानी कि सद्दाम हुसैन की मदद से ईरान के शासन को, ईरानी सुप्रीम लीडर को गिराने की कोशिश अमेरिका की थी। और 88 में जब युद्ध खत्म हुआ तो फिर उसके बाद ईरान की मदद अमेरिका लेने लगा। अमेरिका ईरान की मदद लेकर फिर उसी सद्दाम हुसैन के ऊपर उसी के तख्ता पलट करने की कोशिश करने लगा, कहने लगा कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहे हैं, केमिकल वेपन्स तैयार कर रहे हैं। तो आप अमेरिका का खेल देखिए कि वो जब वो अपने हिसाब से हमेशा पलटी मारता है। और इसी दौरान हम ये कह सकते हैं कि आज ये अब्बास अरागची ने कहा है कि हमें बातचीत के लिए गारंटी चाहिए, क्योंकि गारंटी इन लोगों को मिली हुई है कि बातचीत पर आते हैं और फिर हमला कर देते हैं। गारंटी तो ऐसी होगी कि भाई ऐसा करो, या तो कुशनर या विटकॉफ या ये जो है महामहिम, सॉरी सर मैं पीटर हेगसेट रक्षा मंत्री जो है, वॉर सेक्रेटरी, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, और इनकी हिस्ट्री तो अगर आप पढ़ो तो आपको लगेगा कि इसको पता नहीं वॉर सेक्रेटरी क्यों बनाया गया। आप सर सीनेट पूरा सीनेट इसके खिलाफ था। वो जेडी वेंस ने इनको लास्ट में 1 वोट दिया, तब ये बने। गज शराब पी के
आर्मी में रहने वाला पत्रकार रहे हो, आप फॉक्स न्यूज में प्रेजेंटर रहे, आप राइटर रहे, आप फौज में रहे, आपको अवार्ड मिला है, आपने एनजीओ खोला, एनजीओ के पैसा गबन करके शराब पी गए। नहीं मतलब आप ये ट्रम्प की जो टीम है ये उनके वॉर सेक्रेटरी हैं जिनने बताया था कि लेट अस डू इट। अच्छा, लेट अस डू इट, लेट अस डू इट। हाँ, ईरान पे हमला कर दो, मेले में झूला झूलने जा रहे हैं, ईरान पर हमला कर दो। कुछ नहीं है इस समय, सब सरेंडर बातचीत के मूड में है, उनकी आईआरजीसी सोई हुई है, मार दो काट दो। हुआ क्या, अंजाम सबके सामने है। इसीलिए बातचीत होगी कि नहीं होगी, नहीं सीज़फायर होगा कि नहीं होगा? सीज़फायर जल्दी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अब या तो ईरान को इतनी गारंटी इनको देनी पड़ेगी, या तो भैया पीटर हेक्सेट को बैठा दो उनके पास में आईआरजीसी के कमांड सेंटर में। हो पाएगा क्या? तो कि भाई अगर हम कुछ करें तो पीटर हेक्सेट तुम्हारे पास में है, बैठा है। या मजाक की बात नहीं है ना विनीत? नहीं तो अब और उसको कैसे विश्वास दिलाओगे आप? 3-3 बार आप उसके ऊपर हमला कर चुके हो। मजाक तो ये कर रहे हैं सर ट्रंप दुनिया के साथ में, इनने मिलकर मजाक किया हुआ है। नहीं तो आप यही बताइए ना कि आखिर क्या रास्ता बनता हुआ दिखाई देता रास्ता मतलब हम यही इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईरान और अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर आए हुए हैं जहां दोनों झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, झुके दोनों एकदम अपना सिर तान कर एकदम बिल्कुल खड़े हुए हैं। और एक दूसरे को नीचा अगर इन्होंने कार में अटैक किया तो उसकी ज्योग्राफी अगर आप देख लेंगे, इतनी गुफाएं हैं और हर गुफा में रॉकेट लॉन्चर्स हैं। बिल्कुल देखिए, इतनी डेंजरस जोन है सर वो, कि अगर वहां पर छेड़खानी हुई तो आप इसके परिणाम जो हैं बहुत गंभीर देखेंगे। ईरान के संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि खुफिया रिपोर्ट ये बता रही है कि दुश्मन देश यानी अमेरिका और इजराइल एक क्षेत्रीय देश की मदद से, यानी कि एक जो खाड़ी के ही एक देश की मदद से, उसके समर्थन से हमारे द्वीप खाड़ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जी नहीं, उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया, उसको कहा कि एक हमारे पड़ोसी रीजनल कंट्री की मदद से ऐसी कोशिश करें, और चेतावनी दे दी उन्होंने कि अगर कोई कदम उठाया गया तो उस देश की सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं पर बिना रुके हमले किए जाएंगे। वो अमेरिका और इजराइल को हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका जिक्र नहीं कर रहे, वो पहले ही डरा रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं। अगर किसी देश ने अमेरिका और इजराइल की मदद की, अपनी जमीन पर उतरने दिया अमेरिका और इजराइल के सोल्जर्स को, और उन्होंने खार्क पर हमला कर दिया, तो उस देश का नामो निशान मिटा देंगे। सर रिपोर्ट्स यहां तक है, अभी फिलहाल मीडिया ये कह रहा है कि एयरबॉर्न यूनिट अभी आएगी। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 4000 से ज्यादा एयरबॉर्न यूनिट ईरान में घुस चुकी है, वो हवा में उड़ा दी जाएगी। वो उसको एयरबॉर्न को वो डिप्लॉय कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन वहां पर पता चल रहा है कि ईरान से काफी दूर है, ईरान से काफी दूर एरिया में एयरबॉर्न डिप्लॉय किए गए हैं, कुछ धरती में उतरे हैं। और ये 4000 का ट्रुप्स है, 4-4 हजार के 2 ट्रुप्स है जिनको पूरे इसमें शामिल होना है ग्राउंड ऑपरेशन में। और ये पूरे कमांडोज हैं, और एयरबॉर्न तो यूनिट ही ऐसी बनाई जाती है जो हवा में एक ऐसा ये कहें कि एयरबॉर्न को अगर आपको समझना हो तो ये समझ लीजिए कि अगर 10 एक एयरक्राफ्ट में 80 जवान मान लीजिए बैठा है, और एक फाइटर जेट के और दूसरे फाइटर जेट की दूरी 3-5 किलोमीटर आप मानिए, एक जेट से दूसरे जेट की, तो ऐसे 80 का अब 80 एक पे बैठे हैं, तो सोचिए जो 3800 होंगे, कितने उसकी फाइटर जेट होंगे, वो आसमान में एक बादल बन जाते हैं इतना। और फिर उसके बाद वो एक एक करके पूरे उससे डिप्लॉयमेंट की जाती है उसकी एयरबॉर्न की। तो वो यूनिट आ रही है यहाँ पर, तो उनको पता है आ चुकी है सर। इसके अलग देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो ये कह रहे हैं कि वो आ चुके हैं, वो 3800, हाँ कि 3800 ट्रुप्स, 3800 की करीब संख्या है जो बताई जा रही है, वो एयरबॉर्न उतर चुके हैं और वो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। और अगर मैं ये भी बता दूं कि ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ ईरान ने यह भी कहा कि उन्होंने पूरी बारूद बिछा रखी है जमीनों पे, पूरी जिस तरह उन्होंने माइंस बिछा दी थी हॉर्मुज पे, उसी तरह अब लैंड माइंस बिछी हैं कि अगर जो है कोई भी वहां पर जवान हरकत हुई तो वो माइंस फटेंगे। तो आज की तारीख में 3 ही आशंकाएं दिखाई दे रही हैं इस युद्ध में, उसमें 2 आशंकाएं हैं और एक ये कहें कि उम्मीद है। उम्मीद ये जो बहुत कम है कि दोनों ही पक्षों में बातचीत होगी, सीज फायर लंबा चलेगा या कहें कि परमानेंट रहेगा, जिसकी आशंका बेहद कम है। 2 आशंकाएं क्या हैं? 2 आशंकाएं ये हैं
पहली ये कि जो लगातार कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल खार द्वीप पर हमला करेंगे, ये बहुत ही प्रबल दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज ये कि ईरान अब इंतजार नहीं करेगा ना सीजफायर का, ना बातचीत का, और ना ही इस चीज का इंतजार करेगा कि भाई खार द्वीप पर वो हमला होने दे। काउंटर अटैक ईरान कर देगा। नहीं सर, मुझे तो एक बहुत बड़ी टेंशन है, अगर खार पे अटैक किया और अमेरिका ये नादानी कर बैठा तो आप भी समझ लीजिए कि ये जो तेल और गैस की किल्लत आप अभी देख रहे हैं या सुन रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि ईरान उसके बाद में चुन चुन के रिफाइनरी उड़ा देगा। चुन चुन की जितनी भी मिडिल ईस्ट सारे उसके दायरे में है सर, A to Z रिफाइनरी उसके दायरे पर है। और अगर ये इसमें इनके जहां पर कहते हैं कि हम ईरान के इस पूरे खार में कब्जा करके यहां के ऑयल पर बैठ जाएंगे, तो आप बैठ नहीं पाएंगे। दरअसल वो उसको भी नष्ट कर देगा। जब वो दूसरे की रिफाइनरी सोर्सेज को नष्ट कर सकता है, तो आप वो इतना जिद्दी आपका दुश्मन है, इतना जिद्दी दुश्मन है कि वो अपने भी खत्म कर देगा। ठीक है, हम अपने व्यूअर्स पर ही छोड़ते हैं कि भाई आपको क्या लगता लेकिन है ये कि सर ये एक चीज बातचीत होगी है कि नहीं होगी? रविंद्र सर, कि ये समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल इसके एक चीज तो क्लियर है कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप हर चीजों को बिजनेस की तरह देख रहे हो। आप अभी भी ये देख रहे हो कि हम एक बयान देंगे और कि पॉजिटिव मार्केट पॉजिटिव होगा, क्रूड ऑयल के दाम गिरेंगे और हम जो है अमेरिका $6 बिलियन का प्रॉफिट कमा लेंगे। अमेरिका के बिजनेसमैन, ये बिजनेस हो रहा है सर, ये बिजनेस है ऑयल का, ये बिजनेस है वीपन्स का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखिए ना सर क्या हुआ, उन्हें दुनिया में होड़ मच गई कि यार ये वीपन्स लो, क्योंकि कभी भी ऐसा खर्चा हो सकता है वीपन्स बेचने का। ये सब बिजनेसमैनों के तरीके, लेकिन इसमें पूरी वो बिल्कुल एक अलग विषय में चले जाएंगे, क्योंकि देखिए ये साफ तौर पर है कि अब अगर पिटाई हो रही है खाड़ी देशों की, तो फिर खाड़ी देश हथियार खरीदेंगे। दुनिया भी देख रही है कि वहां सर पर पूरी दुनिया आज की भाग तारीख रही में है, हमको हथियार खरीदने की खरीदना जरूरत है। हाँ, भाई ड्रोन्स के आप पीछे। और हम देख रहे हैं ना, हालांकि सरकार बार बार कह रही है भाई हमारे पास स्टॉक है, आप पैनिक बाइंग मत कीजिए। सिलेंडर की लाइन में लोग लगे हुए हैं बार बार, और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की भी लाइनों में अलग अलग हम तरीके से देख रहे हैं। तो इसी तरह से ये देशों की अगर बात करें, इंडिविजुअली अपने तरफ से अपना स्टॉक तैयार करता है, तो देश भी अपने हथियारों का स्टॉक करेंगे। ये आपने सही बात कही, लेकिन हम क्लोज करना चाहते हैं इस वीडियो हाँ, को फिलहाल, बिल्कुल क्योंकि देखिए सीधा हम अपने व्यूअर्स पर छोड़ते हैं कि भाई आप ही बताएं कि क्या आपको लगता है कि बातचीत होगी, और बातचीत होगी तो सकारात्मक होगी, या फिर बातचीत के बीच में ही अमेरिका और इजराइल फिर हमला कर देंगे, या फिर बातचीत शुरू ही नहीं हो पाएगी और खार द्वीप पर कब्जा हो जाएगा और फिर ईरान उसका बदला लेगा। जाते जाते बस एक छोटी सलाह कि ग्राउंड ऑपरेशन की जो सोच के रखी है वो बहुत बड़ी मुसीबत अब जो है अमेरिका के ऊपर आ जाएगी। अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो नतीजे बहुत खराब हो जाएंगे। शुक्रिया।